13 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रांत की वाइगल घाटी में स्थित वानट में एक छोटा और नया स्थापित अमेरिकी चौकी संयुक्त राज्य अमेरिका और अफगानिस्तान की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों द्वारा रक्षा की जा रही थी। वे अपनी निगरानी कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे जल्द ही खुद को अफगान जमीन पर तालिबान विद्रोही लड़ाकों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक के बीच में पाएंगे। जल्द ही एक अचानक हमला किया जाएगा जिससे अमेरिकी सेना को भारी नुकसान होगा और इस बात पर गहन जांच होगी कि चीजें अलग तरीके से कैसे की जा सकती थीं। आज के वीडियो में हम कुख्यात वानाट की लड़ाई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस संघर्ष से पहले, दौरान और बाद की प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। वॉर्स ऑफ डेसर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जुलाई 2008 में तमे तालिबान ने जिस दूरस्थ बेस को निशाना बनाया वह कोई बड़ा या अहम बेस नहीं था। यह बेस मुख्य रूप से एक निगरानी पोस्ट के रूप में था जो अफगानिस्तान के वागले जिले में तालिबान की किसी भी गतिविधि पर करीबी नजर रखता था। पाकिस्तान सीमा के पास स्थित वे पाकिस्तान के संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों से तालिबान लड़ाकों के लिए आने वाली किसी भी आपूर्ति को बाधित कर सकते थे और वे अक्सर संभावित खतरों की तलाश में इलाके में गश्त किया करते थे। इसके अलावा हमले के समय यह बेस केवल कुछ ही दिनों पहले स्थापित किया गया था। बेस के चारों ओर का अधिकांश इलाका खेतों और पहाड़ों से घिरा हुआ था और भले ही दृश्यता अच्छी थी, यह बेस मूल रूप से कहीं सुनसान जगह पर स्थित था। सबसे नजदीकी कैंप लगभग 5 मील दूर था जो कि अमेरिकी कैंप ब्लेसिंग था। हमले के समय नवस्थापित बेस पर 48 अमेरिकी सैनिक तैनात थे। वे मुख्य रूप से सेकेंड प्लाटून चोजन कंपनी, सेकेंड बटालियन, 503वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के साथ थे। उनके साथ 24 अफगान सैनिक भी थे जो अमेरिकी बलों की इलाके में गश्त करने में मदद कर रहे थे। बेस की दूरदराज लोकेशन के बावजूद आसपास के इलाके में लड़ाई आम थी और वानट की लड़ाई से पहले के हफ्तों और दिनों में पास के इलाकों में हुई घटनाओं की एक श्रृंखला ने सैनिकों को इस क्षेत्र में हाई अलर्ट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं घटनाओं के कारण उन्होंने वानट में बेस स्थापित करने का फैसला किया। 4 जुलाई 2008 को रिपोर्ट आई कि पास के फॉरवर्ड और ऑब्जर्वेशन बेस बेला को कई दिनों तक चले एक स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान छोटे हथियारों से लगातार निशाना बनाया जा रहा था। स्थानांतरण के दौरान, जिसमें बेला के सैनिकों को नए स्थल वानट में स्थानांतरित किया गया, एफओबी असुरक्षित था और रिपोर्टें सही साबित हुईं। तालिबान ने 19वीं इंजीनियर बटालियन की उस टुकड़ी पर हमला किया जो स्थानांतरण का इंतजार कर रही थी। इसका नतीजा तालिबान के छोटे हमलों के रूप में हुआ, लेकिन अमेरिकी बल तैयार थे। प्राइवेट फर्स्ट क्लास जेसन वेल्स, रैंडल ड्यूरी और टॉड व्हील, स्टाफ सार्जेंट टॉड बारफील्ड और स्पेशलिस्ट बेंजामिन बॉन्ड के साथ कुछ छोटी झड़पों के दौरान तालिबान को बेस से दूर रखने में सफल रहे। कैंप ब्लेसिंग से तोपखाने की फायरिंग ने हमलावरों को पीछे हटाया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की मुश्किल खत्म नहीं हुई। सूचना थी कि तालिबान कैंप पर से कब्जा करने की कोशिश करेंगे, मगर शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। पास के एफओबी बेला पर हुआ यह प्रारंभिक हमला उस दिन पहले हुई एक घटना के जवाब में बदले की कार्रवाई माना गया, जब अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर ने तालिबान के कई वाहनों पर हमला किया था। उनका दावा था कि यह आत्मरक्षा में किया गया था क्योंकि रिपोर्ट के तुके मोताशिक लड़ाकों ने पहले फायरिंग की थी। हेलीकॉप्टर की फायरिंग में 17 लोग मारे गए, जिनमें से एक के बारे में बताया गया कि वह तालिबान कमांडर था। इन घटनाओं के चलते अमेरिकी सेना ने जल्द ही वानट में बेस बनाकर उसे मजबूत किया, जिससे इस क्षेत्र में तालिबान की गतिविधियां बाधित होनी थीं। उनका लक्ष्य एक ऐसा बेस बनाना था जो पाकिस्तान सीमा के पास तालिबान बलों के लिए जा रहे संसाधनों को रोकने का साधन बन सके। दुर्भाग्यवश, जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, यह योजना के अनुसार नहीं हुआ। 8 जुलाई को वानट बेस को 173वीं एयरबोर्न ब्रिगेड की 530वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के दूसरे बटालियन के एक प्लाटून से मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने बेसिक व्हीकल पेट्रोल बेस काला और दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखने के लिए पास में ऑब्जर्वेशन बेस स्थापित किया। कैंप ब्लेसिंग जल्द ही वॉनट बेस पर 5M1114 बख्तरबंद हमवी भेजेगा। इनमें से 3 इन्फेंट्री की राइफल स्क्वाड्स लेंगी। एक प्लाटून मुख्यालय के लिए था, दूसरा BGM-70 TOW एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड बेस को मजबूत करने के लिए थी। हमवीज को भी हथियारों से मजबूत किया गया था। 2 में पॉइंट 50 कैलिबर मशीन गन और बाकी 2 में MK-29 40 मिलीमीटर ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर लगे थे। शुरुआती फायर पावर के साथ सैनिकों ने उस जगह को स्थापित करना शुरू किया जिसे सैद्धांतिक रूप से 2 हफ्तों के भीतर एक नई अमेरिकी सेना इकाई द्वारा समर्थन मिलना था। यह बेस एक बड़े मैदान के बीचों बीच स्थित था, जिसके 2 तरफ वानट नामक नजदीकी बस्ती की इमारतें थीं। अगले दिन एक निर्माण दल हेलीकॉप्टर से आया और बेस को सैंडबैग, रेजर वायर, बेस्टियन और 120 मिलीमीटर सोल्टम के 6 मोर्टार के लिए फायरिंग पिट के साथ मजबूत करना शुरू किया। शुरुआत से ही समस्याएं थीं। जो बॉबकैट लोडर बाधाओं को उठाने और लगाने के लिए लाया गया था, वह एक दिन के लिए खराब हो गया, जिससे ये बाधाएं, जिन्हें 2 मीटर या 7 फीट ऊंचा होना था, सिर्फ 1 मीटर या 4 फीट से थोड़ी ही ऊंचाई तक पहुंच पाई। यह एक बड़ी समस्या थी। अब बेस गोलियों के लिए चिंताजनक रूप से असुरक्षित हो गया था और अमेरिकी सैनिक जानते थे कि इलाके में मौजूद किसी भी तालिबान लड़ाके इसका फायदा उठा सकते हैं। लड़ाई के दौरान हथियारों और सैनिकों को रखने के लिए खाइयां और गड्ढे अब हाथ से खोदने पड़ेंगे और समय बहुत महत्वपूर्ण था। इलाके में तालिबान की गतिविधियों का मतलब था कि कभी भी हमला हो सकता है और यह बात और भी स्पष्ट होती जा रही थी कि बेस अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं था। बेस के कुछ हिस्से मूल रूप से असुरक्षित थे। वहां कोई पोस्ट या खंभे नहीं थे जिनसे रक्षात्मक दीवारें बनाई जा सके। कंटीली तारें जमीन पर फैलाई गई थीं, जो तालिबान लड़ाकों के आने पर बहुत कम या कोई सुरक्षा नहीं देती थीं। खुफिया आकलनों में कहा गया था कि वानट बेस पर मौजूद सैनिकों की संख्या और सुरक्षा का स्तर इतना है कि अगर तालिबान उन पर हमला भी कर दे तो वे उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही यह एक बड़ी गलतफहमी साबित हुई। हमले के दिन 13 जुलाई 2008 को वानट बेस के अंदर से चिंताजनक चेतावनी संकेतों की रिपोर्ट की गई थी। बेस के निर्माण पर काम कर रहे सैनिकों ने रिपोर्ट किया कि वानट के पास के गांव की इमारतों के बीच कुछ लोग बेस की ओर देख रहे थे और इशारे कर रहे थे, जबकि अन्य सैनिकों ने देखा कि कुछ लोग पास की पहाड़ियों में घूम रहे थे और कभी-कभी रुककर बेस को देख रहे थे। पिछली रात जब कुछ अमेरिकी सैनिक वानट में खाना खाने गए थे, तो उन्हें सलाह दी गई थी कि अगर वे पहाड़ों में किसी को घूमते हुए देखें तो उसे मार दें। सिर्फ तालिबान लड़ाकों के पास ही वहां होने का कारण था। हमला 13 तारीख की सुबह 4:20 पर हुआ। आश्चर्य के तत्व का उपयोग करते हुए करीब 200 तालिबान लड़ाके बेस पर हमला करने के लिए इकट्ठा हुए थे और उन्होंने पहले से योजना बनाकर ऐसे कदम उठाए ताकि अमेरिकी सेना के पास जवाब देने का समय कम से कम रहे। जिस रात वे आगे बढ़े, उससे पहले एक पड़ोसी खेत की सिंचाई प्रणाली में पानी बहना शुरू हो गया, जिससे इतना शोर हो गया कि अमेरिकी सैनिक उन्हें वदाद बेस की ओर खेत से आते हुए सुन नहीं सके। तालिबान लड़ाके पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। उनके पास मशीन गन, RPG और मोर्टार थे। कथित तौर पर 100 लड़ाके बेस के सामने से आगे बढ़े, जबकि अन्य 100 ने चौकी के पूर्वी हिस्से से चुपके से हमला किया। पहाड़ों की आड़स्यारी में अंधेरे में ही अपना हमला शुरू कर दिया। तालिबान के वानट बेस पर आगे बढ़ने के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने अमेरिकियों की 120 मिलीमीटर की मोर्टार और उसके साथ इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद नष्ट कर दिया, जिसे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। मोर्टार के गोला बारूद में विस्फोट होने से एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक बेकार हो गई। रॉकेट लॉन्चर से लैस तालिबान लड़ाकों ने बख्तरबंद हमवी में लगे टाउ मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया,
जिससे अमेरिकी सेना के दूसरे सबसे भारी हथियार तक पहुंच बंद हो गई। पल भर में तालिबान ने अपनी गुरिल्ला रणनीति और छुपकर हमला करने की कला के कारण डरावना बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद तालिबान ने सीधे सैनिकों पर हमला करने का निशाना साधा। उन्होंने सबसे पहले अपनी गोलीबारी का निशाना उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर साधा जिसे टॉप साइड नाम की टीम संभाल रही थी। इसमें सार्जेंट रायान एम. पिट्स और उनके विशेषज्ञ टायलर स्टैफर्ड, गनर स्विलिंग, मैथ्यू फिलिप्स, क्रिस मैकैग, जेसन बोगा और प्रुइट रेनी शामिल थे। वहां कॉर्पोरल जोनाथन आयर्स भी मौजूद थे। तालिबान की पहली गोलीबारी में इन सभी सैनिकों को घायल कर दिया गया जब वे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पहाड़ियों और खेतों की निगरानी कर रहे थे और अचानक हमला हुआ। पहली गोलीबारी में तालिबान ने रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागा, जिससे टाइलर स्टैफर्ड अपनी मशीन गन से उछलकर गिर पड़े। फिर उन्होंने और मैथ्यू फिलिप्स ने उन विद्रोहियों पर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया जो बेस में घुसपैठ करने में कामयाब हो गए थे। कर्नल फिलिप्स जल्द ही खुद को तालिबान की मशीन गन की गोलीबारी का शिकार पाते हैं, जो अंततः उनकी मौत का कारण बनी। हालांकि उस दिन जान गंवाने वाले सिर्फ फिलिप्स नहीं थे। लड़ाई के शुरुआती 20 मिनट में ही 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए। कॉर्पोरल जेसन बोगर ने अपनी मशीन गन उठाई और तालिबान की ओर सीधे फायर किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी गन जाम हो गई। यह देखकर कि स्टैफर्ड को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था, वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और लड़ाई जारी रहने के दौरान कवर के पीछे ही रुका रहा। बोगर ने वानत विलेज होटल की छत से कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन जब वह बेस की सीमा से बाहर और तालिबानियों को मारने गए तो जल्दी मारे गए। सार्जेंट रायान एम. पिट्स जल्द ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर अकेले रह गए क्योंकि उनके साथी मारे गए या उनसे अलग हो गए। फिर भी उन्होंने अकेले दुश्मनों को रोके रखा। वह कवर से फायरिंग करते रहे और सहयोगी बलों से संपर्क कर मदद मांगते रहे। उन्होंने 2 घंटे तक मुश्किल हालात में अपनी स्थिति संभाले रखी जब तक मदद नहीं पहुंची। मुख्य बेस पर हालात नर्क जैसे थे क्योंकि तालिबान ने पास के खेत, वानत गांव और बेस के अंदर से भी गोलियां चलानी शुरू कर दी थीं। अमेरिकी सैनिक खुद और साथियों को बचाने के लिए अचानक हरकत में आ गए, मशीन गनों से फायरिंग की और खेत में ग्रेनेड दागे ताकि ज्यादा से ज्यादा तालिबान विद्रोही मारे जा सके। उन्होंने पास के कैंप प्लेसिंग से मदद के लिए रेडियो पर संपर्क किया, जिन्होंने खेत पर 96 155 मिलीमीटर की तोप के गोले बरसाए, जिससे कई लड़ाके मारे गए। इस दौरान वानट बेस पर सैनिक घायल साथियों को सुरक्षित ले जा रहे थे और अन्य सैनिक तालिबान की गोलीबारी में पोस्ट तक गोला बारूद पहुंचा रहे थे। सैनिकों ने बेस में तालिबान को घुसने से रोकने के लिए क्लेमोर माइंस का इस्तेमाल किया और अंततः उन्हें रोक दिया गया। हालांकि कुछ ने कमजोर सीमाएं पार कर ली थी। जब मित्र सेनाएं अंततः सैनिकों को निकालने आईं, तो पिट्स आखिरी बचे हुए सैनिक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहे। तो अब अमेरिकी सैनिकों को धीरे धीरे सुरक्षित ले जाया गया, लेकिन भारी नुकसान हुआ। पिट्स खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और युद्ध के अंत तक अपनी जान बचाकर निकल जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तालिबान लड़ाकों ने वानट में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। उन्होंने बाकी बचे हमवी वाहनों पर गोलियां चलाईं, जिससे उन्हें बचाने वाले सैनिकों को गोली लगने से बचने के लिए खुले में भागना पड़ा। वे समय समय पर छिपकर बेस की दीवारों के पीछे पत्थर भी फेंकते थे। अमेरिकी सैनिक अफगान ग्रामीण इलाके की अंधेरी रात में धुंधली नजर के कारण नहीं समझ पाए कि फेंके गए प्रोजेक्टाइल असली ग्रेनेड नहीं है। इसी डर से वे कवर से बाहर भाग गए ताकि नकली ग्रेनेडों से बच सकें। इससे तालिबान को लड़ाई के दौरान कई सैनिकों को गोली मारने और मारने का मौका मिल गया। सैनिक निकासी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें समर्थन में मिसाइल हमले और हेलीकॉप्टर फायर मिला। लड़ाई शुरू होने के आधे घंटे बाद एजीएम 114 हेलफायर मिसाइलें मैदान पर बरस पड़ी, जिससे कई तालिबान विद्रोही मारे गए। ये मिसाइलें एक मानव रहित MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से दागी गई थीं।
A-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों ने अलग अलग लड़ाकों को निशाना बनाया और 30 मिलीमीटर M230 चेनगन से उन पर गोलियां बरसाईं। UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से जमीन पर सैनिकों को गोलाबारी दी गई, जबकि निकासी सहायता ने घायलों को कैंप राइड तक पीछे हटने में मदद की, जो लड़ाई की सीमा से बाहर था। तालिबान ने 4 भयानक घंटे तक हमला जारी रखा और आखिरकार उन्हें अतिरिक्त हवाई समर्थन के साथ खदेड़ दिया गया, जिसमें B-1B लांसर बॉम्बर A-10 थंडरबोल्ट 2 और F-15E स्ट्राइक ईगल को बुलाया गया। इतनी भारी गोलीबारी के बीच तालिबान हमला जारी नहीं रख सके और जब पिट्स को निकाला गया तो बेस को छोड़ दिया गया। आगे के अभियानों में अमेरिकी बलों ने वानट पहाड़ों और पड़ोसी कस्बों में अपना रास्ता बनाते हुए छानबीन की, जहां वानट की लड़ाई के बाद तालिबान बल भाग गए थे। इतनी भारी अमेरिकी ताकत की मौजूदगी में विद्रोहियों के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना संभव हो गया। इसलिए उन्होंने भयानक रात की लड़ाई के बाद वानट और आसपास के इलाकों से पीछे हटना ही बेहतर समझा। वानट की लड़ाई में 9 अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से अधिकांश उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर तैनात थे जिस पर तालिबान लड़ाकों ने तेजी और चुपके से हमला किया था। जिनकी मौत हुई वे निम्नलिखित थे: स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट सर्जियो अबाद, कॉर्पोरल जोनाथन आर आयर्स, कॉर्पोरल जैसन एम बोगार, सार्जेंट इजराइल गार्सिया, कॉर्पोरल जेसन डी होवेटर, कॉर्पोरल मैथ्यू बी फिलिप्स, कॉर्पोरल प्रुइट ए रेनी, कॉर्पोरल गनर डब्ल्यू ज्विलिंग और फर्स्ट लेफ्टिनेंट जोनाथन ब्रोस्ट्रॉम। बाद में सैनिकों ने बताया कि अनुमानित 200 तालिबान विद्रोहियों में से जिन्होंने बेस पर हमला किया था, उनमें से 21 से 65 मारे गए थे। हालांकि जब बाद में अधिकारी उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने बेस के पास केवल 2 तालिबान लड़ाकों के शव ही पाए। युद्ध के बाद अफगान रक्षा मंत्रालय के एक अनाम अधिकारी ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन 4 से 500 तालिबान लड़ाके हमले में शामिल थे। वानट की लड़ाई अमेरिकी सेनाओं के लिए अब्बास गाह की लड़ाई या 3 साल पहले हुई ऑपरेशन रेड विंग्स के बाद सबसे खूनी थी। इतनी बड़ी संख्या में तालिबान बलों के हमले की वजह यह मानी गई कि पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में नागरिक हताहतों की घटनाओं के बाद वागले क्षेत्र में तालिबान समर्थकों की संख्या बढ़ गई थी। आपूर्ति और रक्षा संरचनाओं की कमी ने वानट बेस पर तालिबान को ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने का मौका दिया। वानट की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना कमांडरों ने वानट पेट्रोल बेस छोड़ने का फैसला किया। 3 दिन बाद वानट में कोई स्थायी अमेरिकी सेना नहीं बची थी, लेकिन वे इस क्षेत्र में गश्त भेजना जारी रखते थे ताकि ऐसे संघर्ष फिर से न हो। 1 महीने बाद 13 अगस्त को अमेरिकी सेना ने इस लड़ाई की घटनाओं की जांच शुरू की और इसे अगले नवंबर में सार्वजनिक किया गया। जांच में पता चला कि तालिबान बलों को स्थानीय अफगान अधिकारियों जैसे कि जिला नेताओं और स्थानीय पुलिस द्वारा सहायता मिल रही थी। बैरकों में गांव की 20 सदस्यीय पुलिस बल की आवश्यकता से कहीं अधिक हथियार और गोला बारूद का भंडार पाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन हथियारों का हाल ही में इस्तेमाल किया गया लगता है। जांच में यह भी सामने आया कि अमेरिकी सेना को हमले से पहले ही संभावित हमले की जानकारी मिल जानी चाहिए थी। हालांकि अंततः जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि वेनाट में बेस कमांडरों को किसी भी तरह के हमले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, भले ही लड़ाई से हफ्तों पहले आसपास की पहाड़ियों में तालिबान बलों के इकट्ठा होने की रिपोर्टें थीं। 2009 में कर्नल चार्ल्स प्रासलर, लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम ऑस्टलैंड और कैप्टन मेयर को खराब तरीके से नियोजित निर्माण कार्य के कारण फटकार पत्र जारी किए गए, जिससे तालिबान लड़ाकों को बेस तक बेहतर पहुंच मिल गई थी। बाद में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड एफ नटोंस्की द्वारा की गई जांच ने इन अधिकारियों को उनके दोष से मुक्त कर दिया।
यह कहते हुए कि वे उद्धरण न तो लापरवाह थे और न ही अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह थे, बल्कि उन्होंने उतनी ही सावधानी बरती जितनी कोई समझदार व्यक्ति ऐसी ही या समान परिस्थितियों में बरतता। बाद में मेयर को युद्ध के दौरान उनकी भूमिका के लिए तीसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान सिल्वर स्टार मेडल से सम्मानित किया गया। जून 2010 तक सभी अधिकारियों की फटकार हटा ली गई थी और कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि यह वेनाट में कार्रवाई के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवार के सदस्यों को अच्छा नहीं लगा। अमेरिकी सेना के सचिव को पत्र लिखे गए जिनमें नाटोन्स्की की जांच को फिर से खोलने और अधिकारियों की फटकार को फिर से लागू करने की मांग की गई। कई सीनेटरों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैटल ऑन वेनाट का एक आधिकारिक ऐतिहासिक विवरण नवंबर 2010 में CSI द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसमें युद्ध की अनिश्चितता, अनुभवहीन सैन्य अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों, खुफिया जानकारी की कमी और वेनाट क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति की जटिलताओं के बारे में जानकारी की कमी को अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 21 जुलाई 2014 को रयान एम पिट्स को उनके साथियों की रक्षा करने और बैटल ऑन वेनाट के दौरान निकासी सहायता के समय अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 2009 में अमेरिकी सेना से चिकित्सकीय रूप से डिस्चार्ज होने के बाद वे आज बैटल ऑफ वेनाट की डरावनी कहानी सुनाते हैं। बैटल ऑफ वेनाट एक परेशान कर देने वाली याद दिलाती है कि 21वीं सदी के आधुनिक युद्ध की उन्नत तकनीक के बावजूद युद्ध के मैदान पर हालात सिर्फ कुछ ही मिनटों में बदल सकते हैं। यह वाकई में एक बेहद डरावना अनुभव रहा होगा जब अफगानिस्तान के एक सुनसान इलाके में आपके चारों ओर गोलियों की बौछार और धमाके होते हुए सब कुछ एक पल में ही 0 से 100 तक पहुंच जाता है। पिट्स और साथियों की कार्रवाई से तालिबान जल्दी वेनाट से हट गया। अपने साहसी रक्षा के जरिए पिट्स ने यह सुनिश्चित किया कि उस दिन और कोई जान न जाए।